जय हिंद दोस्तों, आप सभी का यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे 1857 की क्रांति के बारे में, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो 1857 की क्रांति में सबसे पहले हम देखेंगे 1857 की क्रांति के स्वरूप को। उसके बाद देखेंगे 1857 क्रांति का कारण क्या था, किस कारण से जो है यह क्रांति जो है प्रारंभ हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे विस्तार को। उसके बाद देखेंगे 1857 की क्रांति जो हुई थी उसकी असफलता के कारण को। तो इन सभी टॉपिकों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इससे पहले हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण जो बिंदु इससे संबंधित है, क्योंकि हमारा यहाँ से जो है कई प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे देखेंगे। तो हमारा मुख्य बिंदु है तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, यह भी हमारा प्रश्न पूछता है। तो ब्रिटेन की महारानी जो है विक्टोरिया थी उस समय। जिस समय जो है 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। और उस समय जो है क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाल्मस्टन थे। और क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो गवर्नर जनरल के रूप में कैनिंग को नियुक्त किया गया था। और उस समय जो है मुग़ल सम्राट कौन सा था, तो बहादुर शाह द्वितीय जो है, जो कि अंतिम मुग़ल बादशाह बनता है। ये मुग़ल सम्राट जो है 1857 की क्रांति के समय रहता है। और विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त सेनापति जो है कैंपबेल होता है। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए कैंपबेल को नियुक्त किया जाता है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके लिए जो है प्रतीक के रूप में कमल का फूल और रोटी को जो है चिन्हित किया गया था, प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। अब हम देखेंगे इसके स्वरूप को। स्वरूप जो है कोई क्रांति कहता था तो कोई इसे जो है विद्रोह कहता था। तो 1857 की क्रांति को कोई स्वतंत्रता संग्राम कहता था, तो कोई इसे सैनिक विद्रोह कहता था। तो इसका स्वरूप कोई निर्धारित नहीं हो पाया था। और इसके मामले में कुछ ब्रिटिश इतिहासकार इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह, तो कुछ मुस्लिम षड्यंत्र तथा धर्मांधों का ईसाइयों के बीच विद्रोह आदि मानते हैं इसे। अधिकांश भारतीय इतिहास इसे जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं या फिर राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। ये सभी भारतीय इतिहासकार हैं। और ब्रिटिश इतिहासकार जो हैं उसे मुस्लिम षड्यंत्र, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह आदि मानते हैं। यह जो है पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय भावना से सभी लोग प्रेरित नहीं थे। फिर भी यह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था, क्योंकि इसमें जो है सभी का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। इन सभी जो कि यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उन सबका उद्देश्य एक ही था, एक ही फंडा था कि यहाँ से जो है भारत से ब्रिटिश को बाहर भगाने का प्लान था सभी का। इसलिए जो है इस राष्ट्रीय आंदोलन को जो है प्रथम चरण का राष्ट्रीय आंदोलन कहा जा सकता है। 1857 की क्रांति के बारे में जो है कुछ कहे गए टिप्पणियां हैं, उसे हम देखेंगे, क्योंकि हमारा टिप्पणियों के बारे में पूछता है कि यह कथन किसका है, यह कथन किसका है। तो चलिए उसे देखते हैं। तो लॉरेंस एवं सीले का यह कथन है कि यह एक सैनिक विद्रोह था जो 1857 की क्रांति हुआ था, वह एक सैनिक विद्रोह है। यह कथन जो है लॉरेंस और सीले के द्वारा यह कथन कहा गया था। कथन के बारे में हमारा एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद आगे हमारा है यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये जो है एलियार रीज के द्वारा कहा जाता है। उसके बाद आगे कहा है कि यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। ये टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था। ये जो है आउटरम एवं टेलर के अनुसार कहा गया था 1857 की क्रांति को कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था। आगे है यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह जो है बी.डी. सावरकर एवं अशोक मेहता जी के द्वारा कहा गया था 1857 की क्रांति के बारे में। और आगे जो है यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था। यह जो है डिजरेली के द्वारा कहा गया था 1857 क्रांति के बारे में। अब हम देखते हैं आगे। इन देसी नरेशों एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे तरंगरोध का कार्य किया है, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कहा गया था। भारतीय राजा थे जो कि अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, उनके बारे में जो है इन्होंने कहा है कि 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके विरुद्ध कुछ भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसलिए लॉर्ड कैनिंग ने कहा है कि इन देसी नरेशों एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे तरंगरोध का कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते।
यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। ये जो है हीरोज के द्वारा कहा जाता है और ये जो है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा जाता है, जो कि झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा जाता है जो हीरोज के द्वारा, कि यहाँ जो है इन सभी विद्रोहियों में एक मात्र जो है मर्द दिखाई देता है। ये कथन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है कई बार हमारा पूछा गया है कि यह किसने कहा है या फिर यह किसके बारे में कहा गया है। तो 1857 में जो है यूरोज को द्वारा ये कहा गया कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। अब हम देखेंगे 1857 की क्रांति के कारण के बारे में। तो 1857 की क्रांति के कारण इसमें जो है महत्वपूर्ण प्रमुख कारण थे, जिसमें सबसे पहला हमारा है राजनीतिक कारण, उसके बाद है हमारा सामाजिक और धार्मिक कारण, फिर उसके बाद है आर्थिक कारण और उसके आगे है सैनिक कारण, फिर हमारा तात्कालिक कारण। तो ये सभी जो है 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण हैं, उसे हम देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हमारा है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के अंतर्गत क्या आता है? तो राजनीतिक कारणों के अंतर्गत जो आता है मुगल सम्राटों के अधिकारों का विनाश होना। डलहौजी ने 1856 में अवध के शासक वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश सत्ता में विलय कर लिया था। ये दूसरा हमारा राजनीतिक कारण था। और अवध के नवाब वाजिद अली शाह जो थे उन्हें कलकत्ता से निर्वासित कर दिया। और आगे हमारा है लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राजाओं को पुत्र गोद लेने का निषेध और उनके राज्यों को हड़प लिया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है भारतीय राजाएं जो थे, जो यहाँ पर जो है जमींदार थे, उन्हें पुत्र गोद लेने से मना कर दिया। जिन राजाओं के पुत्र नहीं होते थे तो वो राजाएं गोद ले लेते थे, तो उस पर जो है लॉर्ड डलहौजी ने प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी राजा किसी भी पुत्र को गोद नहीं ले सकता है। तो उस कारण से जो है ये उन जिस राजा के पुत्र नहीं होते थे उन सभी के राज्यों को ये हड़प लेता है। उसके बाद हमारा है हड़प नीति के द्वारा इसमें कौन कौन से शामिल हैं राज्य, तो उसे देखेंगे। सबसे पहले सतारा है, फिर संबलपुर, जैतपुर, बघात, झांसी, उदयपुर, इन सभी को हड़प नीति के द्वारा जो है ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है हड़प लिया जाता है। आगे हमारा है नाना साहब। नाना साहब की पेंशन भी वो बंद करवा देता है, जो कि पेशवा होते हैं मराठा सम्राट के। नाना साहब पेशवा थे जिन्हें पेंशन मिलती थी, उनकी पेंशन को भी रुकवा देता है। तो ये सभी जो है 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण थे। अब हम देखेंगे आर्थिक कारण को। आर्थिक कारण में जो है अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीति के कारण लोगों का अत्यधिक शोषण हुआ और इनकी आर्थिक नीतियों के कारण अकाल और महामारी पैदा हुआ, जिससे सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। अंग्रेज़ों के द्वारा जो है भारतीय किसान थे उन पर कई प्रकार की जो है अत्यधिक कर वसूलने का, जैसे कि कई प्रकार की प्रथाएं उन पर लागू कर दी गई थी, जैसे दुबली हाली प्रथा, ददनी प्रथा, कमियोती, ये सभी जो है अंग्रेज़ों के द्वारा शुरू की गई थी और ये सभी जो है भारतीय किसानों के ऊपर लगा था। और अत्यधिक कर जो है, कर के कारण जो है किसान जो है कर को चुका नहीं पाते थे, जिससे भारत में अकाल की स्थिति बन गई। इसी कारण यहाँ पर भारत में अकाल हो गया, अकाल पड़ गया कई जगहों पर और भूख के कारण महामारी की स्थिति वहाँ पर फैल गई। 1857 की क्रांति की एक कारण जो हमारा यह भी एक कारण था, भू राजस्व की जो कर वृद्धि थी इन सभी में शामिल था। इसमें जो है उद्योगों का पतन हो गया और कृषि और उद्योगों का जो संबंध था वो खराब हो गया। ये सभी जो है प्रमुख कारण थे। अब हम देखेंगे सामाजिक कारण को। तो 1857 क्रांति के सामाजिक और धार्मिक कारण जो है इसके अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध बैंटिक के समय लगा था। ये भी जो है भारतीय व्यक्तियों की अपनी प्रथाएं थी। सती प्रथा में क्या होता था कि जिस औरत का पति मर जाता था तो उस अपने पति के साथ जो है उस स्त्री को भी चिता पर बैठकर जो है अग्नि दिया जाता था। इसी को जो है सती प्रथा कहा जाता था और इसका अंत जो है बैंटिक के समय किया गया था। उसके बाद जो है कैनिंग विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने का कार्य किया। उसके बाद बाल विवाह पर प्रतिबंध। तो इन सभी जो है रूढ़िवादियों के कारण हैं, रूढ़िवादी जो बदलाव हैं इनको भारतीय पसंद नहीं करते थे, इसीलिए ब्रिटिशर्स को मान रहे थे कि वे हमारे जो परंपरा को बदल रहे हैं और इस पर जो है अपना अधिकार जो है जमा रहे हैं, अपने तरीके से सभी कार्य करवा रहे हैं और अब हमारी परंपराओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। इसलिए जो है ये लोग काफ़ी दुखी थे। और 1813 के चार्टर एक्ट के जरिए ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की इजाज़त भी दे दिया गया।
अंग्रेज़ भारतीयों का बहुत अपमान करते थे, भारतीयों को नस्ली गाली दिया करते थे। और इसमें एक अंग्रेज़ अधिकारी एडवर्ड के अनुसार यह भी कहा गया कि हमारा भारत में अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई बनाना है। और जो हमारा यहाँ पर 1813 के चार्टर एक्ट के जरिए ईसाई मिशनरियाँ जो हैं यहाँ पर आए थे, वो सभी अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। और कई बार वो लोग भी यह बोल रहे थे कि भारत को ईसाई देश बनाना है। आगे हमारा 1850 में लेक्स लोकी कानून, जो कि धार्मिक अयोग्यता संबंधी कानून है, यह पारित किया गया। इसके अनुसार जो है, जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसके पैतृक उत्तराधिकारियों से वंचित नहीं किया जाएगा। जो लेक्सी का कानून लाया गया था, इसके अनुसार जो है, जो भारतीय ईसाई धर्म को अपना लेता था तो उसके जो है जो पैतृक भूमि थी वो अंग्रेज़ों के द्वारा जो है उनसे नहीं छीनी जाती थी, और सभी भारतीयों की जो भूमि थी वो अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों से छीन ली जाती थी। तो इसके द्वारा यही कहा गया कि जो ईसाई धर्म को अपना लेगा उसकी ज़मीन नहीं छीनी जाएगी। इसके आगे हम देखेंगे सैनिक कार्ड को। 1857 का विद्रोह में सैनिक कार्ड जो है, तो ये जो है ब्रिटिशर्स द्वारा सैनिक अनुपात जो है 5:1, यानी कि 5 भारतीयों पर एक सैनिक जो है अंग्रेज ब्रिटिशर्स सैनिक जो है नियुक्त किए जाते थे। 5 भारतीय, जिसमें 5 भारतीय थे, उस पर एक अंग्रेज सैनिक नियुक्त किया जाता था। और इसमें जो है भारतीय सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक व 45,000 यूरोपीय सैनिक थे, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी और उनसे जो है दुर्व्यवहार किया जाता था, उनके बीच भेदभाव रखा जाता था। ब्रिटिशर्सों के सैनिकों के बीच और भारतीय सैनिकों के बीच भेदभाव रखा जाता था। वेतन में भेदभाव, प्रमोशन में भेदभाव, ऊंचे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाती थी। ब्रिटिशर के जो सिपाही थे वो उनका प्रमोशन जल्दी कर दिया जाता था, और जो भारतीय जो सिपाही थे उनका प्रमोशन होता ही नहीं था। और भारतीयों को जो है कितना भी योग्य हो उसे ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था, जिससे जो है सैनिकों में असंतोष का जो है सबसे बड़ा कारण था भेदभाव की नीति। 1854 में डाकघर अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई। इस अधिनियम के द्वारा डाक जो निःशुल्क सेवा शुरू हुआ था उसे जो है समाप्त कर दिया जाता है। जो सैनिक अपने घर से काफ़ी दूर रहते थे वो डाक के द्वारा जो है अपने लेटर को अपने घर तक पहुंचाते थे, अपने बारे में, अपने दुख, अपने दर्द को जो है घर तक बताते थे। अंग्रेज़ों के द्वारा यह अधिनियम लाकर उनके जो है डाक सेवा को बंद करवा दिया गया, जो कि निःशुल्क था। और ये भी एक कारण था सैनिक कार्ड में, यह भी एक कारण था। और आगे हमारा है कैनिंग सरकार ने समान सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में पारित किया, जिससे सैनिकों में असंतोष फैल गया। तो ये हमारे सैनिक कार्ड थे। आगे हमारा है तात्कालिक कार्ड, उसे हम देखेंगे। तात्कालिक कार्ड जो है, इसमें जो है दिसंबर 1856 में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने के लिए दिया जाता है, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस लगी होती थी, जिसे दांत से खींचकर खोलना पड़ता था। और ये जो है जनवरी 1857 सर्वप्रथम बंगाल में यह अफवाह फैला कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी जो है लगाई गई है, जिससे भारतीयों ने उसे धार्मिक मान्यताओं के कारण उपयोग करने से मना कर दिया। तो ब्राउन बेस जो बंदूक है उससे अधिक क्षमतावान की जो न्यू इनफील्ड राइफल थी, उसमें जो है कारतूस का प्रयोग किया जाता था, वो चर्बी युक्त था और वो जो है गाय और सूअर के चर्बी से बना हुआ था। और ये जो अफवाह सबसे पहले 1856 में फैला, दिसंबर में फैला, और उसके बाद जो है जनवरी 1857 में बंगाल में यह जो है अफवाह फैला। फिर बंगाल में स्थित दमदम में सैनिकों ने इस कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया सबसे पहले, क्योंकि जो है भारतीय जो हिंदू भारतीय हैं वो गाय को अपनी माता मानते हैं, इसलिए जो है वो गाय को चर्बी से बना कारतूस था उसे मुंह से खोलने से इनकार कर दिया। सूअर का मांस है वो मुस्लिम धर्म से संबंधित है, तो इसलिए जो है मुस्लिम लोग भी इस न्यू इनफील्ड राइफल को चलाने से मना कर देते हैं और उसका विरोध करते हैं। सबसे पहले जो है 28 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे चर्बी वाले कारतूस के विरोध में आगे आए। इन्होंने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाऊ तथा सर्जेंट ह्यूरसन को गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि जो है 34वीं रेजिमेंट में एक सिपाही जो मंगल पांडे थे उनसे जो है ये कारतूस, जो चर्बी युक्त कारतूस था, उसे जो है चलाने के लिए कहा गया, ज़बरदस्ती किया गया। तो उन्होंने जो है उसे एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाऊ तथा सर्जेंट ह्यूरसन के ऊपर ही चला दिया,
और उनकी हत्या कर दिया, जिससे उनको जो है 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया जाता है। और यही जो है यहीं से विद्रोह का जो है निर्माण काल जो है शुरू होता है। यह जो है तात्कालिक काल था। तो हम आगे देखेंगे कि कौन कहाँ से जो है विद्रोह का नेतृत्व करता है और कब इस विद्रोह का शुरुआत होता है। ये सभी हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले पार्ट में। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही पार्ट 2 को भी देखना जो है मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।